वेलकम टू बीए क्रैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए क्रैकर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख सिद्धांत। इसके पिछले वीडियो में हमने समझा था सामाजिक स्तरीकरण का क्या समझा था हमने। तो सामाजिक स्तरीकरण की हमने परिभाषा समझी थी और पिछली वीडियो में हमने ये भी समझा था कि इसका अर्थ क्या होता है और प्रमुख आधार भी समझा था। तो ये तीन जो है पहलू हम समझ चुके थे। अब जो चौथा पहलू होता है किसी भी टॉपिक का, वो होता है सिद्धांत, कि इससे रिलेटेड उस सब्जेक्ट के क्या सिद्धांत दिए गए हैं। उन सब्जेक्ट शास्त्रियों के अनुसार, मतलब जैसे जो समाज शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, तो जो समाज शास्त्र का अध्ययन करने वाला होगा उसको समाज शास्त्री बोलेंगे। तो जो समाज शास्त्रियों के द्वारा जो सिद्धांत प्रचलित है सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करने हेतु, वो सिद्धांत कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। ठीक, तो कल हमने ये सारी चीजें समझी थी, परिभाषा, अर्थ, और ये समझा था ये समझा था। आज हम समझेंगे सिद्धांत। तो प्रिंसिपल आज हम समझेंगे, बेसिक प्रिंसिपल भी समझेंगे, और बहुत सारे सिद्धांत हैं इस विषय में। लेकिन जो मूल रूप से सिद्धांत है वो तीन सिद्धांत है। वो सिद्धांतों की मैं बात करूं तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। दोस्तों, तो पहला सिद्धांत आपका जो होता है वो कौन सा सिद्धांत है? प्रकार्यवादी सिद्धांत है। देखिए, इसको तीन कैटेगरी में हम विभाजित कर दें। एक मिनट, तीन कैटेगरी में विभाजित कर देते हैं। तो तीन कैटेगरी कौन सी होगी? पहला सिद्धांत जो होगा वो होगा प्रकार्यवादी सिद्धांत। प्रकार्यवादी सिद्धांत, प्रकार्यवादी सिद्धांत। एंड जो सेकंड देखेंगे दोस्तों हम, वो संघर्ष संबंधी सिद्धांत देखेंगे। कौन सा? संघर्ष संबंधी सिद्धांत। संघर्ष संबंधी सिद्धांत, और ये संघर्ष वर्ग वाला सिद्धांत होगा। तो संघर्ष संबंधी सिद्धांत हो गया, प्रकार्यवादी सिद्धांत हो गया। और जो थर्ड होता है वो आपका जो है एक सिद्धांत है जो नवीन विचारधारा को प्रेरित किए हुए है। और इन सिद्धांतों की मैं बात करूं तो ये सिद्धांत जो है, ये जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा संघर्ष संबंधी सिद्धांत दिया गया था। और ये जो सिद्धांत दिया गया था प्रकार्यवादी, ये दिया गया था दोस्तों, ये दिया गया था जो है एक डेविस करके है, किंग्सले डेविस जिसको हम बोल देते हैं, तो किंग्सले डेविस है। और जो तीसरा है वो संकलनवादी सिद्धांत, या फिर इसको बोल सकते हो संकलनवादी सिद्धांत, या फिर बोल सकते हो नवीन विचारधारा के सिद्धांत। ठीक, या फिर जो है ग्राही सिद्धांत बोल सकते हो, नवीन विचारधारा ग्राही सिद्धांत बोल सकते हो। तो संकलनवादी सिद्धांत, तो इसका प्रतिपादन भी हम यहाँ पे लिख देते हैं किसने किसने किया। तो इसका जो प्रतिपादन किया था प्रकार्यवादी सिद्धांत का, तो वो पहला नाम आता है किसका? किंग्सले डेविस का। किंग्सले डेविस एंड, और दूसरे जो है आपके वो कौन है दोस्तों? किंग्सले डेविस। और उसके बाद में जो है आपके हो जाते हैं वो दूसरे व्यक्ति कौन है? बिलवर्ट मूर करके कोई व्यक्ति है, बिलवर्ट मूर। लेकिन जो जो महत्ता दी जाती है इनको, किंग्सले डेविस को, उतनी महत्ता बिलवर्ट मूर को नहीं दी जाती है जनरली। ठीक, तो इसलिए इनका नाम थोड़ा याद कर पाना मुश्किल सा होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा, किंग्सले डेविस को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी बात करते हैं क्या सिद्धांत है। इसके बाद में इसको देख लेते हैं, संघर्ष संबंधी सिद्धांत की जो प्रतिपादन की थी या व्याख्या की थी इसकी, वो सिद्धांत के जो प्रतिपादक है दोस्तों किंग्सले डेविस हो गए। ये है कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। ये बहुत ही फेमस समाजशास्त्री है, विद्वान है, और हर एक क्षेत्र में इन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। कौन है ये? कार्ल मार्क्स। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनकी एक पुस्तक का नाम है, इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही प्रचलित पुस्तक है। उस पुस्तक का जो नाम है, क्या नाम है? साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी घोषणा पत्र। इसको आप हो सकता है ना सुने हो, लेकिन अगर इसका इंग्लिश शब्द मैं बता दूं आपको, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पुस्तक का नाम आप सुने। आप सुने होंगे कम्युनिस्ट। साम्यवादी मीन्स होता है कम्युनिस्ट, और घोषणा पत्र मीन्स होता है क्या? मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। ठीक, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसके बाद में हम बात करते हैं संकलनवादी सिद्धांत। तो संकलनवादी सिद्धांत आपके आते हैं वो जो समाजशास्त्री है, वो भी बहुत चर्चित समाजशास्त्री है, मैक्स वेबर। आधुनिक समाजशास्त्री के अंतर्गत इनको रखा जाता है मैक्स वेबर।
तो मैक्स वेबर को भी हम देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा, कार्ल मार्क्स के क्या सिद्धांत है स्तरीकरण को उससे संबंधित, और इनके किंग्सले डेविस के जो है क्या सिद्धांत है, बिलवर्ट मूर के अनुसार क्या सिद्धांत है। तो देखते हैं पहले प्रकारवादी सिद्धांत। सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो किया गया वो बिलवर्ट मूर और किंग्सले डेविस ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो समाज में बात की जाए तो समाज में जो स्तरीकरण होता है वो समाज की देन है, ना कि मनुष्यों की देन है। समाज अपने अकॉर्डिंग स्तर फिक्स करता जाता है, जिसके हिसाब से व्यक्ति उस स्तर पर बैठता जाता है या उस स्तर की भूमिका निर्वहन करता चला जाता है। ये किसने कहा, ये कहा किंग्सले डेविस एंड बिलवर्ट मूर। इन्होंने कहा कि इसका श्रेय जो स्तरीकरण का सिद्धांत, मतलब स्तरीकरण कहाँ से आया, स्तरीकरण का जो सिद्धांत है या स्तरीकरण की जो बात है या शब्द है, ये इसकी व्यवस्था कैसे हुई समाज में, तो समाज के द्वारा इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग समाज के द्वारा क्या किया गया, समाज के द्वारा स्तरीकरण की उत्पत्ति मानी जाती है, स्तरीकरण की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो ये इनके किसके अनुसार, किंग्सले डेविस के अनुसार। और इन्होंने भी बहुत सारी बात कही है कि जो है इनकी तीन मुख्यतया बातें जो है वो ध्यान में रखनी आपको आवश्यक होती है। वो तीन बातें मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। तीन फैक्ट्स हैं इनके सिद्धांत के, वो फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है कि हर समाज में सामाजिक स्तरीकरण किसी न किसी रूप में व्याप्त होता है। फर्स्ट इन्होंने क्या कहा कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में हर एक समाज में, किसी समाज में हर एक रूप से हर एक समाज में क्या होता है, स्तरीकरण पाया जाता है। स्तरीकरण पाया जाता है। ठीक, तो हर एक समाज में क्या होता है, स्तरीकरण पाया जाता है। एक बात ध्यान रखिए आपने। दूसरी बात यहीं पर हम इसको मिटा कर लिखना चाहेंगे, तो ये समझ में आ गया कि हर एक समाज में क्या होता है, स्तरीकरण होता है। ठीक, और दूसरी बात इन्होंने कही कि प्रत्येक समाज में लगभग जो है हर एक प्रकार के समाज में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के, जैसे कि प्रत्येक समाज में लगभग समान प्रकार से विभिन्न स्तरों के बीच प्रतिष्ठा का बंटवारा होता है। जैसे कि किसी समाज में, सेकंड देख लेते हैं, मान लिया दो समाज है, तो दोनों समाज किस तरीके से है, अलग अलग समाज है, विभिन्न समाज है। मान लिया एक समाज इधर का है और एक समाज जो है कि नदी के उस पार का है, फिर अलग का है, तो दोनों समाज में क्या होगा, डिफरेंस पाया जाएगा। किसी में किसी चीज को, जैसे हमने बताया था आयु लिंग भेद, तो कोई ऐसा समाज होता है जहाँ पे आयु के और लिंग भेद या जन्म के अकॉर्डिंग जो है स्तरीकरण फिक्स किया जाता है। और कोई ऐसा समाज है वहां पे जो है बौद्धिक एवं शारीरिक कुशलता के हिसाब से फिक्स किया जा रहा हो। और कोई और समाज हो, उस समाज में क्या किया जा रहा हो, उसके जो है प्रजाति विभेद के हिसाब से उसका स्तरीकरण फिक्स किया जा रहा हो। तो दूसरे समाज जो है, दूसरी जो इनकी बात है इस सिद्धांत की, किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग एंड बिलवर्ट मूर के, कि विभिन्न समाज क्या होते हैं, विभिन्न समाजों में प्रतिष्ठा जो होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है, प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात भी हम देखेंगे। तीसरी बात के अंतर्गत ये होता है कि विभिन्न समाजों के बीच सामाजिक स्तरीकरण के रूप स्वरूप में भिन्नताएं होती हैं। जैसे अभी यहाँ पे इसी का सेम भाग वो है कि यहाँ प्रतिष्ठा की बात की गई। मान लिया जैसे जिस समाज में जिस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जो होगी जितनी अधिक गिरती जाएगी, मान लिया एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। अब ए की जो प्रतिष्ठा है वो मान लिया जो है, मान लिया इसके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मान लिया 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ठीक, तो इसके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब मान लिया ये जो ए बंदा है, ये इसका स्तरीकरण में स्थान 1 है, इसका 2 है। ठीक, सेकंड पे ये है। अब मान लिया यही 3 करोड़ क्या हो, इसका कहीं पे लॉस हो जाए तो ये 3 करोड़ क्या करे, इसका 3 करोड़ घाटा हो जाए 2 करोड़ का, और इसके पास 1 करोड़ अगर आबादी 1 करोड़ पैसा बचता है ए के पास, और इसके पास बी के पास क्या होता है 2 ही करोड़ पैसा ऐसे रहता है एज इट इज। तो क्या होगा, जो ए बंदा होगा
ए का स्तरीकरण क्या होगा, इसका स्तरीकरण फिर सेकंड पे आ जाएगा, इसका फर्स्ट पे आ जाएगा। मतलब ये कि जिस प्रकार से सामाजिक स्थिति में व्यक्ति की गिरावट होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रतिष्ठा में गिरावट होती है। जिस हिसाब से सामाजिक परिस्थिति ऊंचे स्तर पे बढ़ती जाती है, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, सामाजिक जो स्तरीकरण होता है वो भी ऊंचे स्तर पे उठता चला जाता है। ठीक, तो ये था सेकंड। एंड जो थर्ड है दोस्तों आपका, वो थर्ड है कि विभिन्न समाजों में अलग अलग प्रकार से क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण बटा होता है। ठीक, तो हो सकता है कोई किसी समाज में कम वर्ग के हिसाब से किया जाए, किसी में जात के हिसाब से किया जाए, तो आप समझ सकते हैं। तो वही चीज बताई गई है। अब आगे थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि जो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया था, ये क्या सिद्धांत है, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे हम। ठीक, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा यह बात। देखिए, तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा, कार्ल मार्क्स जो है ये बड़े संघर्षवादी हैं। इन्होंने कहा, कार्ल मार्क्स का एक कथन बहुत फेमस होगा, आप लोगों को पता होगा, शायद हमने भी बहुत बार इसको बताया है, कि आज तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। ये बात किसने कहा है, तो कार्ल मार्क्स। अब इसका मतलब समझिए, जो अब तक का इतिहास रहा है, जो अब तक का इतिहास रहा है, इतिहास रहा है, वह वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। किसका, वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये जो कथन है, इस कथन की पुष्टि कौन करता है, कार्ल मार्क्स करते हैं। और इस कथन का मतलब ये होता है कि अगर अब तक का इतिहास देखा जाए, पुराने हिसाब से अगर देखें, तो वर्ग संघर्ष होता रहा है। वर्ग संघर्ष यहां लिख देते हैं, वर्ग संघर्ष। तो अब जब तक का जो सिद्धांत है वो वर्ग संघर्षों का मतलब वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है, जो इतिहास है। अब वर्ग संघर्ष क्या होता है, तो वर्ग जो होते हैं ये किसी भी समाज में दो प्रकार के होते हैं, या फिर तीन प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि अगर पहले के हिसाब से देखा जाए, एक मिनट मैं आपको इसको ग्राफ के माध्यम से आपको समझा देता हूं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत संघर्ष संबंधी, ये इसी पर टिका हुआ है, जो कि आपको भी समझना। मान लिया पहले सामंतवादी वर्ग था, सामंतवादी वर्ग था। अब जो सामंतवादी वर्ग था दोस्तों, इसमें दो पार्ट हुआ करते थे, दो लोग होते थे। तो एक उच्च पद पर जो होते थे उनको बोला जाता था अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग। तो एक को अभिजात वर्ग बोला जाता था दोस्तों, और एक को उत्पादक वर्ग बोला जाता था। या इसी की मैं बात करूं तो भूस्वामी वर्ग इसको बोल सकते हो आप, भूस्वामी वर्ग। ठीक, या फिर दास स्वामी वर्ग बोल सकते हो इसको। ठीक, और जो ये सामंतवादी वर्ग है, इसके अंतर्गत आप रख सकते हो जैसे उत्पादक वर्ग हो गया। क्या हो गया, उत्पादक वर्ग, यहाँ पे देखिएगा, उत्पादक वर्ग हो गया। और जो है दास कृषक वर्ग। ठीक, इस तरीके से वर्ग जो थे वो सेकंड के अंतर्गत शामिल थे। अब देखिए, जो उत्पादक वर्ग होगा वो जाहिर सी बात है मजदूरी कर रहा होगा, और ये जो अभिजात वर्ग के थे, भूस्वामी वर्ग के थे, दास स्वामी वर्ग के थे, ये जो है पैसों के मामले में क्या होते थे, इनके पास खूब धन दौलत होती थी, इसके पास, अभिजात वर्ग के पास। और जो उत्पादक वर्ग था उसके पास कम, ये मजदूरी के हिसाब से डिपेंड करता था कि इनके खेतों में काम करते थे भूस्वामियों के यहाँ पे, और इनको खाने पीने की वस्तुएं इनके द्वारा प्राप्त कर दी जाती थी। इनको ये काम करते थे, ठीक, और इनके द्वारा वस्तुएं इनको प्राप्त हो जाती थी। अब हुआ क्या, इन दोनों के बीच में संघर्ष हमेशा बना रहता था। ये लोग सोचते थे, अभिजात वर्ग वाले, भूस्वामी वर्ग वाले, कि हमारा ऐसा जो है आधिपत्य बना रहे। और ये उत्पादक वर्ग जो थे, या फिर दास वर्ग, कृषक वर्ग, ये सोचे थे कि हमें भी जो है उचित स्थान मिलना चाहिए था। इस हिसाब से वर्गों के बीच में परस्पर पाश्चात्य संस्कृति में आप देखोगे तो संघर्ष चलता रहा। जैसे अपने यहाँ पे क्या है, इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में जाति संघर्ष जो है एक बड़े स्तर पे है। लेकिन अगर पाश्चात्य यूरोपीय कंट्रियों में देखा जाए तो यूरोपीय कंट्रियों में क्या होता है, वर्ग संघर्ष होता रहा है, इतिहास की बात करें हम, और अपने यहाँ जाति संघर्ष होता रहा है। तो जाति और वर्ग का अगर आपको अंतर स्पष्ट करना है
तो उसको मैं भी बताऊंगा, लेकिन एक वीडियो पड़ा हुआ है सुकोलॉजिकल पॉइंट टू, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, तो अभिजात वर्ग और उत्पादक वर्ग के बीच में जो संघर्ष चलता है इसी को वर्ग संघर्ष बोला जाता है। और इसी वर्ग संघर्ष को लेकर के संघर्षवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स महोदय ने दिया। और यही कार्ल मार्क्स, जब ये संघर्ष जो है चलता रहता है, कुछ दिन बाद क्या होता है, यही संघर्ष जो होता है क्रांति में चेंज हो जाता है और वो पूरे के पूरे समाज को क्या कर देता है, बदल देता है। तो पूरे के पूरे समाज को जो बदल देता है वही क्या है, संघर्ष होता है। तो संघर्ष धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ता है, विकास होता है उसका, और उसके बाद में क्रांति होती है, जिस क्रांति के हिसाब से समाज का परिवर्तन हो जाता है, समाज क्या होता है, बदल जाता है। ठीक, अब देखिए कार्ल मार्क्स ने और एक जो है, अब ये जो सामंतवादी व्यवस्था थी, जब ये हुआ तो ये सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो जाती है। उसके बाद में औद्योगिक जो नीतियां होती हैं, औद्योगिक वर्ग आ जाता है, औद्योगिक वर्ग। अब औद्योगिक वर्ग जो है उसका भी दो भाग है। औद्योगिक वर्ग भी दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला वर्ग जो होता है उसको पूंजीपति वर्ग आप बोल देते हो, पूंजीपति वर्ग, तो इसको पूंजीपति वर्ग बोल देते हो। और इसको जो दूसरा वर्ग है इसको क्या बोलते हो, तो पूंजीपति वर्ग और उत्पादक जो है आप बोल सकते हो इसको, जो पूंजी का निर्वहन करे, या फिर उत्पादक जो है आप बोल सकते हो मजदूर वर्ग या दास वर्ग, कुछ भी बोल सकते हो। तो मजदूर वर्ग ज्यादा उचित रहेगा, मजदूर वर्ग। ठीक, तो मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग में बटा हुआ था। तो जो पूंजीपति वर्ग था इनके पास क्या होता था, धन जो होता था ये ज्यादा होता था। ठीक, क्या होता था, ज्यादा होता था। और जो मजदूर होते थे उनके पास धन की कमी होती थी। और ये पूर्ण रूप से किस पर आश्रित था, पूंजीपति वर्ग पर क्या होता था, आश्रित होता था। और जो है कार्ल मार्क्स के अनुसार एक इन्होंने और बताया था, जो एक समाज होता है उस समाज को इन्होंने क्या बताया था दोस्तों, तो उस समाज का नाम है जो है संक्रमणशील। मान लिया संक्रमणशील जो है, संक्रमणशील मतलब जैसे अब जो सामंतवादी व्यवस्था थी उनमें जो थे किस हिसाब से, जो थे अभिजात वर्ग के लोग, वो अभी भी वो ऐसा बनना चाहते थे। तो वो जो व्यवस्था थी, वो जो लोग थे जो वहां से किसके हिसाब से आए थे, तो जो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले बताया गया था सामंतवादी व्यवस्था में अभिजात वर्ग के लोग, वो अभिजात वर्ग के लोग अपने हिसाब, समाज के हिसाब से अपने आप को नहीं बदल पाए। तो वो लोग जो बच्चे उनको संक्रमणशील रखा गया, जिनके पास पैसे की ज्यादा अधिकता हो गई उसको पूंजीपति वर्ग रखा गया, और जो इनके पूंजीपतियों के यहाँ कार्य करता था उनको मजदूर वर्ग में रखा गया। तो इन तीनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में परस्पर क्या होता था, संघर्ष हुआ करता था। तो यही सब संघर्ष जो है समाज में परस्पर देखने को मिलता रहा है अभी तक के समाज में। तो यही बात को, इसी बात को आधार बना करके जो है इन्होंने बताया, किसने, कार्ल मार्क्स महोदय ने। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब तक समाज में क्या वर्ग नहीं होगा तब तक स्तरीकरण कर पाना संभव नहीं है। इन्होंने क्या कहा, और वर्ग व्यवस्था को ये जो है खत्म करना चाहते थे। तो वर्ग व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, इसलिए जो विद्वानों का मत है इनके हिसाब से, कि जो ये कार्ल मार्क्स हैं ये नहीं मानते इसको, किसको, स्तरीकरण को। स्तरीकरण पे खरे साबित नहीं होते हैं, कौन, सामाजिक स्तरीकरण के हिसाब से जो कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने क्यों साबित नहीं होते, क्योंकि इन्होंने संघर्ष विहीन समाज की कल्पना की है। और संघर्ष विहीन समाज जो होता है वो क्या होता है, बिना वर्ग के क्या होगा, स्तरीकरण होगा ही नहीं। जब सभी लोग समान हो जाएंगे, वर्ग में या फिर जाति में जो है समाज नहीं बटा हुआ होगा, तो सभी लोग अपने आप को एक समान समझेंगे। जब सभी लोग एक समान समझेंगे तो स्तरीकरण जो होगा वो पूरी रूप से, सुचारू रूप से उस समाज में लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्ग का होना भी जरूरी है, जाति का होना भी जरूरी है, धनी आदमी का होना भी जरूरी है, गरीब आदमी का होना भी जरूरी है, अभिजात वर्ग, पूंजीपति वर्ग और कृषक वर्ग, दास वर्ग, और इसके बाद में जो है सभी वर्गों का होना, सामंती वर्ग का होना, सब वर्ग का होना जो है अत्यधिक जरूरत है किसी भी समाज के लिए, अगर स्तरीकरण उस समाज में रखना है। और एक बात ये जानिए कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि सामाजिक स्तरीकरण जो है, इन्होंने ये नहीं कहा कि सामाजिक स्तरीकरण बेकार है, इसको नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर संघर्ष को ये मानते थे कि संघर्ष नहीं होगा, वर्ग नहीं मानते थे ये कि वर्ग होना चाहिए किसी समाज में, और जब तक वर्ग नहीं होगा, तब अगर वर्ग नहीं होगा तो सामाजिक स्तरीकरण जो होगा, जो सामाजिक स्तरीकरण होगा वो भी नहीं होगा। और जब सामाजिक स्तरीकरण नहीं होगा तो इसका मतलब ये
कि जो कार्ल मार्क्स हैं ये सामाजिक स्तरीकरण को यथार्थ रूप से नहीं मानते और ये न सामाजिक स्तरीकरण के पक्ष में खरे साबित होते हैं। तो अब इसके बाद में जो है एक इनके बाद में जो विद्वान है वो है मैक्स वेबर। तो लोगों ने क्या किया, कार्ल मार्क्स एक अच्छे विद्वान थे तो इनकी जगह को पूर्ति हेतु इन्होंने इस पे जो है गलत मत दिया। गलत मत नहीं बोल सकते हो आप, इसके हिसाब से इनके हिसाब से उस समय की परिस्थिति भी कुछ ऐसी थी, ठीक। तो बिना वर्ग के या फिर बिना जाति के सामाजिक स्तरीकरण संभव नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। अब मैक्स वेबर आते हैं। मैक्स वेबर एक विकल्प के रूप में जो है सामने आते हैं लोगों के, कार्ल मार्क्स के विकल्प के रूप में मैक्स वेबर। अब जो बहुत सारे विद्वान हैं वो मैक्स वेबर को मानते हैं और इनका जो प्रमुख आधार था स्तरीकरण को बांटने के हिसाब से वो पूंजी थी, मतलब पैसा था, पूंजी या धन। तो धन के अकॉर्डिंग ये बांटे थे जो है स्तरीकरण के हिसाब से कि धन सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोकस है धन पर। और जो मैक्स वेबर है इन्होंने कहा धन तो ठीक है, इन्होंने सारी बातों को नकारा नहीं, इनके जो है कार्ल मार्क्स की सारी बातों को जो है मैक्स वेबर नकारते नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा ठीक है धन जरूरी है, धन भी जरूरी है, पूंजी का होना भी जरूरी है किसी के पास अगर स्तरीकरण में ऊंचा स्थान रखना है उसको। लेकिन अगर धन है तो वो उस हिसाब से धन उस खुले मार्केट में उस धन की क्या कीमत है। मान लिया आपके पास तांबा बहुत सारा है, सोना बहुत सारा है, सोने की कीमत ना हो तो क्या होगा, जब सोने की कीमत नहीं है दोस्तों, तो एक मिनट, अगर सोने की कीमत नहीं है आपके पास, सोना आप बहुत रखे हो, 5 किलो आपके पास सोना है और सोने की मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, ये आपके लिए धन बेकार है। जैसा लोहा और सोना एक में नहीं लगा सकते हो, तो लोहे की कीमत कुछ और है, सोने की कीमत कुछ और है, तो लोहा और सोना एक बराबर नहीं हो सकता। तो मान लिया पहले के समाज में धन हुआ करता था, उतना पैसा वगैरह नहीं चलता था, तो धन क्या उस समय उस धन का खुले बाजार में, उस धन का खुले बाजार में ओपन मार्केट में क्या वैल्यू है उस पर निर्भर करता था। और जाहिर सी बात है कभी धन महंगा होगा, कभी सस्ता होगा, वही धन कभी महंगे दर पे बेचा जाएगा, मतलब महंगे दाम में बिकेगा, कभी कम दाम में बिकेगा, तो वो निर्भर करता था खुले मार्केट में उसकी कीमत क्या है, ठीक। तो इन्होंने कहा कीमत के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है, इसलिए मैक्स वेबर कार्ल मार्क्स जी आपका जो स्तरीकरण के जो है बेसिक स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से जो है स्तरीकरण की ढांचे को साबित नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसके और भी कुछ पहलू हैं, वो पहलू कौन कौन से हैं, वो पहलू है दल, दल या पार्टी, ठीक। तो क्या है, पार्टी है एक पहलू। दूसरा पहलू क्या, फर्स्ट इन्होंने ये बताया, सेकेंड ये, थर्ड इन्होंने बताया पावर। पावर मीन्स शक्ति, तो पावर भी होनी चाहिए उस व्यक्ति की, दल भी होना चाहिए उसका, कोई राजनीतिक दल, कोई पॉलिटिकल जो है एंगल होना चाहिए, पॉलिटिकल ब्लॉक होना चाहिए उसका। और लोगों ने जो ये पार्टी है, पार्टी के स्थान पर इन्होंने इनके लिए शब्द जो यूज करना था उसको लोगों ने कहा कि आप इसके स्थान पर पॉलिटिकल ब्लॉक शब्द का यूज करते तो ज्यादा बेटर होता। जो बहुत सारे जो समाजशास्त्री हैं बाद में इनके आए मैक्स वेबर के, उन्होंने कहा कि अगर आप दल या पार्टी के स्थान पर पॉलिटिकल ब्लॉक के का जो है को आधार मान करके बताते तो ज्यादा बेटर होता। लेकिन फिर भी आपने जो बताया है मैक्स वेबर जी, आपका जो सिद्धांत है वो पूरी तरीके से खरा उतरता है। तो मैक्स वेबर का जो सिद्धांत है वो सामाजिक स्तरीकरण की पूर्ण व्याख्या करता है, और जो ये प्रकार्यवादी सिद्धांत है ये भी कहीं ना कहीं पे पूरी तरीके से व्याख्या नहीं करता, लेकिन जो भी पक्ष इसके हैं वो पक्ष ठोस है, मजबूत हैं और बनाए हुए हैं, ठीक, अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, प्रकार्यवादी सिद्धांत हैं, ठीक। तो जो स्रोत है इसका पार्टी का वो राजनीतिक है, जैसे जाति। अब कभी कभी क्या होता है, जो ये पार्टी है, ये जो दल शब्द है, ये पार्टियां जाति पर आधारित होती है, कौन सी कोई पार्टी धर्म के बेस पे होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं पे जो है आधुनिक समाज का क्या है, उल्लंघन है दल पार्टी, इसलिए इस पे जो है ये जो है आलोचना का केंद्र बना है दल। बाकी की जो है सारी चीजें मैक्स वेबर ने जो बताया वो सही है और पूरी रूप से खरा उतरता है उस पर, ठीक। तो दोस्तों ये था जो है आपका सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख सिद्धांत थे, इसमें प्रकारवादी सिद्धांत, संघर्षवादी सिद्धांत, संकलनवादी सिद्धांत। प्रकारवादी सिद्धांत की व्याख्या किंगसले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने की, संघर्षवादी सिद्धांत की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने की, और जो है उसके हिसाब से संकलनवादी सिद्धांत की मैक्स वेबर ने की। और उन्होंने कहा कि धन के हिसाब से सामाजिक स्तरीकरण होगा, दल पार्टी क्या है उस पर निर्भर करती है,
पावर शक्ति क्या है उसकी, इस हिसाब से इन्होंने जो है अपनी एक परिभाषा दी, अपना एक जो है वो दिया, पूरी की पूरी जो है थ्योरी दी है मैक्स वेबर ने। ठीक, और ये भी कहा था कि जो मार्क्स का विचार था, कार्ल मार्क्स का जो विचार था वो काफी काल्पनिक था। स्तरीकरण एक सामाजिक यथार्थ है, अतः स्तरीकरण मुक्त समाज यथार्थ विरोधी है। मतलब अगर आपको जो है वर्ग विहीन समाज की कल्पना करनी है तो स्तरीकरण हो ही नहीं सकता, तो कार्ल मार्क्स उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। मैक्स वेबर का ये जो सिद्धांत ये बिल्कुल करेक्ट है, इनका भी करेक्ट है, लेकिन जो भी पहलू इनके बताए गए हैं वो सही हैं, और इनके भी पहलू बताए गए वो सही है, एक आध दो आलोचना के पात्र हैं, लेकिन जो संघर्ष संबंधी सिद्धांत है ये जो है आलोचना का जो है केंद्र बना रहा। लेकिन मैक्स वेबर ने क्या किया है, इसकी आलोचना नहीं की है, इन्होंने भी कार्ल मार्क्स को सपोर्ट किया, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर चले, और वही चलने के परिणाम स्वरूप ये जो है धन को भी इन्होंने रखा, ठीक, स्तरीकरण को डिनोट करने हेतु। तो दोस्तों आपने समझा इसको, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।